नमस्कार, मैं आकाश भारती स्वागत करता हूं हमारे चैनल आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स में। आज हमारे साथ कन्नौज के पूर्व सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कुछ वार्तालाप करेंगे आपसे, हमारे क्वेश्चंस होंगे जी। आपके क्षेत्र के और आसपास देश के, दुनिया के। तो पहला क्वेश्चन दादा हमारा ये रहेगा आपसे, व्यक्तिगत तौर पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ चूक हुई आपके लोकसभा चुनाव में जो आपको अपनी सीट गंवानी पड़ी? नहीं देखो, अब 100% ये बात सही होती है कि कहीं ना कहीं चूक होती है तभी असफलता मिलती है। तो अब वैसे अगर हम लोग चूक की बात करें तो और जब हम कमियां ढूंढने के लिए जाते हैं तो बहुत सी कमियां समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी जो कुल मिलाकर जो प्रमुख बात रही वो यही रही कि लोगों को गुमराह किया और लोग कहीं ना कहीं गुमराह हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये झूठ कर रहा ये चुनाव, और झूठ का सहारा लेकर कहीं ना कहीं ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ। नुकसान ये मतलब पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया झूठ का। देखो बहुत सारे झूठ अब कहे ना, अब जब व्यक्ति के पास में अब अगर आप चुनाव को अगर देखो तो दो चुनाव मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और अगर मुद्दे होते हैं तो मुद्दे क्या होते हैं। अब 2014 का जब चुनाव था तो हम लोगों के पास एक नहीं अनेकों मुद्दे थे। वो मुद्दे थे कांग्रेस के घोटाले के, जी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, पोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, मैंने कुल मिलाकर 12.5 लाख करोड़ से भी अधिक के घोटाले जो कांग्रेस के थे, जी। वो एक मुद्दा था। वो मुद्दा सड़कों के ऊपर आया था। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, एक बार सपा का सरकार होती थी, एक बार बसपा की सरकार होती थी, तो उत्तर प्रदेश में दोनों एक दूसरे को गाली देते थे और दिल्ली में तीनों बैठकर सरकार बनाते थे। तो एक कुल मिलाकर ये जो एक विषय था वो जनता को समझ में आया था, और वो एक मुद्दा था, मुद्दा हम लोगों ने उठाया था। अब जब चुनाव आया 2024 का, तो अब 10 साल भाजपा की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दा क्या है भाई? गुड गवर्नेंस हमारी है, उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते भाई। सरकार के किसी काम के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, सरकार की किसी योजना के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, कानून व्यवस्था, मुझे तो लगता नहीं, जब से मेरी भी उम्र 45 साल हो गई है, तो मैंने जो कानून व्यवस्था इन 10 वर्षों में देखी है कभी इस देश में देखी नहीं। देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय हो चाहे देश की बाहरी सुरक्षा का विषय हो, आतंकवादी आते थे और हमारे देश में आए दिन की घटनाएं होती थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन बम ना फटता हो। उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि दंगा ना होता हो। तो ये कुल मिलाकर एक ये बड़ा परिवर्तन कम से कम हमारे देखते हुए आया, जो शायद ये नई पीढ़ी इसको महसूस नहीं कर पाई होगी। तो कुल मिलाकर एक सुशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा। भ्रष्टाचार और आतंकवाद मुक्त, मैंने इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही। तो वो कहीं ना कहीं एक इसके खिलाफ कोई भी विषय ऐसा जो है खड़ा नहीं कर पाए जो जनता को छू सकता हो। तो कुल मिलाकर जनता को गुमराह करना, तो गुमराह करना झूठ बोलकर, कोई तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा और ये संविधान पर चोट पहुंचाएंगे, मतलब इस तरीके का ये तमाम सारे झूठ बोलकर। अगर कन्नौज की बात करो तो यहाँ कितने सारे झूठ कि रानी अवंतीबाई जी की मूर्ति नहीं लगने दी और भाजपा ने नहीं लगने दी, ये वो। तो इस तरीके से इतने सारे षड्यंत्र, इतने सारे वो किए गए हैं कि जो कहीं ना कहीं वो झूठ लोगों के दिल में प्रवेश कर गए और लोग गुमराह हुए। अवंतीबाई लोधी का आपने एक बयान दिया है जिसमें आपने बोला था कि वोट खरीदे हैं। ये आपका सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो जो वायरल हुआ है। हाँ, ये भी कितना बड़ा झूठ था। तो एक विषय चल रहा था, तो उसमें जिला पंचायत को लेकर कोई विषय आया था, तो जिला पंचायत के चुनाव के चर्चा हुई थी, तो जिला पंचायत के चुनाव के ऊपर ही बोलते हुए कि किसी वोट के लेकर के उन वोटों की बात हुई थी, तो वो वोट खरीदे गए थे। अब जिला पंचायत के वोट कैसे क्या होता है सभी लोग जानते हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं। VDC का वोट क्या होता है, कैसे होता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बिकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसमें पैसे लेते हैं। और ये व्यवस्था किसने फैलाई भाई? ये लोकतंत्र। हम लोग तो पहली बार चुनाव लड़े, हम लोग तो पहली बार चुनाव जीते। तो कुल मिलाकर ये पहली बार जो भाजपा अगर जीती है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, तो उससे पहले ये व्यवस्था किसने दी थी? ये स्वाभाविक है, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाई गई, खराब की गई व्यवस्था है। हम लोगों ने उस व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया।
और वो इसीलिए हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो 2 वोट कहीं डिस्टर्ब थे पिछले चुनाव में, और वो 2 वोट कहाँ चले गए थे, कैसे चले गए थे, तो उनको लेकर हमने कहा था कि 2 वोट कहीं हमारे डिस्टर्ब हो गए। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहे हैं? देखो, लाइन ऑर्डर कब सही चलता है? लाइन ऑर्डर तब सही चलता है कि जब किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया। जी। वो मेरे खिलाफ मुकदमा क्या लिखा गया? वो मुकदमा में के पुलिस के साथ एक विवाद दिखाया गया। अब पुलिस के साथ विवाद होता है, खैर अब चूंकि वो सरकारी व्यवस्था थी और किसी तरीके से वो वहाँ के ऊपर वो तत्कालीन एसपी को किसी प्रकार से गुमराह किया। एक उनके पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त था। हमने उसकी कहीं ना कहीं शिकायतें की थी, उस शिकायतों के कारण से हटाया गया था। तो उसने उस चीज़ को एक प्रोपोगंडा बनाया। अब प्रोपोगंडा बनाया, लेकिन उस प्रोपोगंडा में उसने पुलिस को ही फांस दिया। अब प्रोपोगंडा क्या बना कि जहाँ की घटना बताई गई वहाँ के ऊपर तो कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ था जी। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा। हमारा तो पुलिस को दौड़ा दौड़ा के अगर मारा तो ये आप तो पुलिस का इकबाल तो आप खुद खत्म कर रहे हो ना। बिल्कुल। किसकी हैसियत आज उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मार ले, और वो भी चौकी के भीतर? तो ये बात कही तो हमने कहा भैया सीसीटीवी देख लो। तो अब वो सबके हवा निकल गई कि भाई तुम 7-8 लोगों का तुमने मेडिकल करा लिया। अब जिनका मेडिकल करा लिया वो सब मेडिकल में भी अगर देखो चाबी घिस घिस के वो अपना निशान बना रहे हैं। तो कोई देखो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है चलो भाई, हमारी सरकार थी। मैं तो दूसरे दिन जाकर बैठ गया डीएम के पास में, जो गिरफ्तार करो हमको जी। तो फिर उसको जो है उसकी जांच ट्रांसफ़र हुई, फिर उसकी जांच हुई, और जांच में तो स्वाभाविक है जब कोई मामला ही नहीं है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं क्यों डरूं। तो ये इस तरीके का चलता रहता है कुछ ऐसा। और सोशल मीडिया पर आपके प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं, किसी ऐसों को धमकी देते हुए, किसी को थप्पड़ मारते हुए। ये राजनीति आपका पैतरा है, डरा डरा कर लोग धमका कर या वोट लेने का? नहीं देखो, आप तो देखो, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है जी। मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, और मेरे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरा तो क्या है ना कि कोई कमज़ोर को ऐसा है अगर सताता है, जी। किसी असहाय को यदि सताता है, तुम झुंड में आओगे, किसी एक आदमी को, कमज़ोर को यदि तुम उसको सताओगे, पीटो, तो पता नहीं फिर मुझे थोड़ा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं राजनीति में, मैं नया आया होता तो कोई बात नहीं थी, ठीक है तुम करते रहो, कुछ भी करो। अगर मैं राजनीति में आया हूँ, इतने सारे लोग यदि मेरे साथ खड़े हैं, यदि इतने लोग सब हमको वोट करते हैं और मेरे कहने पर वोट करते, तो कम से कम हमसे वो न्याय की उम्मीद करते हैं। और मेरे रहते अगर उनके साथ अन्याय होता है तो फिर अन्याय उनके साथ नहीं होता है, फिर अन्याय मेरे साथ होता है। और मेरी तो डिक्शनरी में बहुत स्पष्ट है कि ना अन्याय किसी के साथ करूँगा और किसी कीमत पर बर्दाश्त भी नहीं करूँगा। तो आज हमें अगर स्वतंत्रता मिली है तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बलिदान है। कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए, तब जाकर स्वतंत्रता मिली है। तो स्वतंत्रता यही तभी तो मेरी यह अभिव्यक्ति है, और इस मेरी अभिव्यक्ति को यदि चुनौती कोई देगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है आपको। एक वीडियो भी वायरल हुआ था आपके छोटे भाई छोटू पाठक जी का, तो वो कुछ धमकी देते हुए वायरल हुआ था। वो देखो, वो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर गुंडे थे। वो गुंडे किस प्रकार के थे, जरा जाकर उनका इतिहास पता किया जाए जी। और वो गुंडे वहाँ के ऊपर धमकी दे रहे थे, लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे थे। वो 2014 की जैसी स्थिति, 2014 में इन लोगों ने लोगों को वोट नहीं डालने दिए थे। इनका इतिहास ज़रा उठा के पता कर लिया जाए। अब जब ये गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारे लोगों को पीट दिए थे वहाँ के ऊपर, तो मेरा भाई वहाँ के ऊपर गया था, उसी बात पर कोई कहासुनी हुई थी। मेरे भाई तो कोई पॉलिटिकल नहीं है अब, लेकिन वो जब वहाँ के ऊपर था, कोई गया, अब उससे कोई अगर कोई बदमाशी करेगा तो फिर कोई जवाब तो आदमी देता ही है ना। और फिर ऐसा थोड़े ना है कि कोई फिर वही बात, ना अन्याय करेंगे ना अन्याय बर्दाश्त करेंगे। तो वहाँ पर पोलिंग डंप करने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल, सपा के गुंडों के द्वारा, सपा गुंडों के द्वारा। और हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं, उनकी हिस्ट्री पता कर ली जाए। हिस्ट्री से गुंडे। आपकी जो स्टूडेंट लाइफ रही है, आप पढ़ाई तथा राजनीति की तरफ पहले रुझान के बारे में कुछ बताइए। आपका राजनीति में आप पहले से थे या पढ़ने के? नहीं, हम लोग देखो क्या है कि हम लोग जब ये डिग्री कॉलेज के छात्र थे जी, तो उस समय हम लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे तो छात्र राजनीति में
वह छात्र राजनीति के चुनाव होते थे तो उन चुनाव के माध्यम से जुड़ गए। फिर उस चुनाव के माध्यम से काम करते करते फिर युवा मोर्चा से जुड़ गए। जी तो युवा मोर्चा से जुड़ गए और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के बाद काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे। देखिए, पारिवारिक बैकग्राउंड में मेरे घर में कोई एमएलए नहीं रहा, जी कोई एमएलए का चुनाव भी कभी नहीं लड़ा। एक छोटा सा चुनाव नगर पालिका का जरूर मेरे चाचा जी लड़े थे और तो मेरी माता जी लड़ी थी। इसके अतिरिक्त तो कोई मेरे यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। तो उसके बावजूद भी काम करते हुए और अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो एक इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण से पहुँचा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता जी तो न अखिलेश भैया अखिलेश भैया अखिलेश भैया चिल्लाता या राहुल भैया राहुल भैया राहुल भैया चिल्लाता, और उनकी कृपा के ऊपर डिपेंड रहता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोई भैया नहीं चिल्लाता। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ और भारत माता के लिए काम करता हूँ। और हमारे नेता समय समय पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जी अटल जी जब हम लोग राजनीति शुरू किए थे, हमारे नेता अटल जी हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में बाबू कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, नितिन गडकरी जी हुआ करते थे। उसके बाद में फिर मोदी जी हम सब के नेता हो गए, अमित शाह जी हम सब के नेता हो गए, और उसके बाद में योगी जी हम सब के नेता हो गए। धीरे धीरे देखिए, जिस तरीके से पीढ़ी बदलती है, नेतृत्व तो बदलता है, लेकिन अगला नेतृत्व तो कहाँ से आएगा ये कोई जानता ही नहीं। जानता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर मेरा भी मौका लग सकता है, किसी का भी मौका लग सकता है। तो राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति अगर हम जाएंगे तो हम कम से कम जहाँ पर हमको काम करने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, मार्ग मिले, तो काम तो वहीं करेंगे ना। वहाँ तो मार्ग में पहले ही अवरोध है, बिल्कुल। तो वहाँ पर काम करने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर हम विचारों के लिए काम करेंगे तो भी प्लेटफॉर्म सिर्फ एक है, हम देश के लिए काम करेंगे तो फिर राजनीति में एक ही प्लेटफॉर्म है, भारतीय जनता पार्टी। हम परिवारवाद के विरुद्ध यदि काम करेंगे, हम अगर अपना स्थान चाहेंगे तो भी एक प्लेटफॉर्म है, केवल भारतीय जनता पार्टी। वो कैसा लगता है जब आपने बोला कि कोई छोटे मोटे आपके परिवार में चुनाव लड़े रहे हैं, कैसा आपको लगता है जब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने कन्नौज से, मतलब अनुभव आप क्या रहे हैं? नहीं, देखो, ये स्वाभाविक है, ये एक अविस्मरणीय है और इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसके लिए शब्द नहीं लाए जा सकते। ये मेरी कन्नौज की महान जनता का आशीर्वाद है और उसके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। तो मैं तो अपनी पीढ़ियों से कहकर जाऊंगा कि इतना बड़ा सम्मान मेरे परिवार को यदि मिला है तो उसके पीछे कन्नौज की जनता का आशीर्वाद है। तो कभी भी कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, तो कन्नौज की जनता का सदैव सम्मान करना, और ख़ासकर यहाँ का गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को एक इतने बड़े परिवार के खिलाफ में कन्नौज का सांसद बना दिया। तो सारा श्रेय आपकी कन्नौज की लोकसभा क्षेत्र को निश्चित जाता रूप से कन्नौज की जनता को जाता है। जनता को जाता है। आपके बचपन का क्या सपना रहा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते थे, और राजनीति में कदम आपने कैसे रखा, आपका क्या मोटिव था? एक सफल व्यापारी बनना चाहता था जी। और व्यापारी बन के लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए काम करना, और ख़ासकर अपने युवा साथियों का एक उनको मार्ग अच्छा दिखा सकूं, उनको सही रास्ते पर चला सकूं, हमेशा इस बात को सोचा था। और हमारे माध्यम से कुछ जो युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं वो आपसे कैसे जुड़ें? नहीं, मेरा तो सीधा है, अब जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ कार्यालय, लोकसभा कार्यालय कन्नौज में खुला हुआ है, जी। यहाँ जुड़ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, मेरे नंबर भी सारे सार्वजनिक हैं। जी। तो ये कुल मिलाकर कहीं पर कैसे भी हमसे तो कोई भी चलते फिरते, मेरे लिए न तो किसी को अपॉइंटमेंट लेना है, न मेरे से मिलने के लिए किसी को, कहीं भी कोई आता है सबसे मिलता हूँ और सबकी सुनता हूँ, और कहीं भी आ जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ। तो आपसे मिलना कोई बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं, आपसे कोई भी मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से लोगों के बीच का ही हूँ और लोगों के लिए सदैव सुलभ हूँ। ऐसी क्या इच्छा है आपके दिल में जो भी वो पूरी करना चाहते हैं, वो करना चाहेंगे राजनीतिक से रिलेटेड या फिर व्यवसाय से? नहीं, देखो, अब मेरी जो एक इच्छा, जो सबसे बड़ी इच्छा थी मेरी कि खूब, मैंने कहा ना कि मैं बिजनेस में एक सफल व्यापारी बनूं, उसके बाद खूब दुनिया का भ्रमण करूं। जी। तो मुझे दुनिया घूमना बहुत अच्छा लगता है, और मतलब घूमना फिरना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक जगह बनकर नहीं रह सकता। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है शायद अभी वो कमी है।
अभी वो कमी है। तो अभी आप कहीं बाहर घूमने गए हैं? नहीं गए, कई जगह हैं हम, लेकिन मतलब जितना जाना चाहिए, जितना मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन खुला आसमान में उड़ना चाहता हूँ, उतना अब समय भी नहीं मिल पाता और बहुत सी चीज़ें हैं तो नहीं जा पाया। तो ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि आप आपकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहाँ घूमना चाहते हो, वो क्या है? चाहे भारत में हो, चाहे फिर अन्य कोई विदेश। नहीं, फेवरेट डेस्टिनेशन तो देखो, मुझे तो पहाड़ पसंद हैं और मैं समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों के किनारे बैठकर और शांति से लहरों को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहाड़ों पर मुझे शांत होकर चिड़ियों की चिलचिलाहट या नदियों की, जब पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं तो उनकी आवाज़ मुझे अच्छी तो लगती है। पहाड़ों पे तो गए, मैगी खाई है वहाँ की आपने? नहीं, मैगी भी खाई है, सब खाई है और पूरा एंजॉय करते हैं जब कहीं घूमने जाते हैं तो। पहाड़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? पहाड़ पसंद हैं, समुद्र पसंद है। सब पसंद है। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? अब अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो, और राजनीति को हमने जिनसे सीखा, तो मैं सोचता हूँ हमारे चाचा थे, अब दुनिया में नहीं रहे, उसने कहा जिनका जिक्र किया जो चुनाव लड़ते थे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं श्री राजेश पाठक लालमन जी, उनके साथ थोड़ा राजनीति को समझना और सीखने का प्रयास किया। उसके बाद मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने का काम हमारे यहाँ हमारे स्वर्गीय विधायक श्री बनवारी लाल जी दोहरे, हमारे हम लोग चाचा उनको भी बोलते थे, उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग रहे, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे युवा साथी ऐसे हैं। और बाकी मेरे जो बाबा अब भी दुनिया में नहीं है, पंडित स्वर्गीय पंडित जमुना प्रसाद पाठक, उन्होंने भी हमको कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद दिया। सब ने, मेरे माता जी ने, मेरे पिताजी ने, सब ने फिर एक तरीके से पूरे परिवार ने, मेरे चाचा लोगों ने, भाई लोगों ने, सब ने मेरा फिर सहयोग किया। आप इन लोगों को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और या फिर रोल मॉडल कह सकते हैं, मानते हैं आप इन? नहीं, देखो रोल मॉडल अलग अलग होते हैं। हमने कहा ना कि हमने राजनीति को अगर रोल मॉडल के रूप में बात करें तो हमने जिनसे राजनीति को सीखा, जो एक हमारे जिनको हमने पहला नेता अपना दिल से स्वीकार किया, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। जिनको हमने देखा, जिनको हमने सुना और फिर हमने जिनको नेता अपना माना और जो हमको बहुत पसंद हम उनको करते थे, वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और उसी समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूँकि हम लोग जब पढ़ रहे थे जी। तो 91 का दौर था, मैं मेरे ख्याल से कक्षा 5-6 का ही छात्र रहा होऊंगा, तो उसमें बाबू कल्याण सिंह जी थे, तो उनके बारे में सुनता था, तो वो भी हम लोगों के एक तरीके से आइकॉन रहे। लेकिन 2002 में नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जी। और फिर उसके बाद से जो मोदी जी का जो एक पूरा गुजरात का जो कार्यकाल रहा, वो चाहे कानून व्यवस्था हो, जिस तरीके से वहाँ के ऊपर गुजरात में आए दिन दंगे होते थे और फिर गोधरा जैसा एक भीमत्स कांड हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने मोदी जी ने उन चीज़ों को ठीक किया, गुजरात को एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब बना दिया, तो वो सही मायने में एक आइकॉन के रूप में उभरे। और हम लोगों ने नेता स्वीकार किया। और फिर उसके बाद में अटल जी के बाद में अगर सही मायने में एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर अगर जो छवि अगर किसी की बनी तो श्री नरेंद्र मोदी जी की बनी। आप अपना रोल मॉडल बेसिकली अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी और वाजपेयी जी और मोदी जी अगर उनके मार्गदर्शन पे आप चलते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये तीन ऐसे मुख्य कारण जितनी बड़ी डाउनफॉल रही अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, क्या कारण रही इसके, आप कुछ? नहीं, हमने मुख्य कारण आपको बताया कि थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि झूठ फैलाने में वो कामयाब रहे। झूठ फैलाने में कामयाब रहे। हमारा क्वेश्चन अगला है दादा, आज का न्यूज़ चैनल में हर तरफ एक ही बात चल रही है, बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मनभेद चल रहा है, योगी जी को हटाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने कहा ना, किसी के पिताजी की पार्टी तो है नहीं जी। अब समाजवादी पार्टी में किसी की हिम्मत है कि अखिलेश के खिलाफ आवाज़ उठा सके? भाई अखिलेश सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अखिलेश एक चुनाव हारे हैं चाहे 6 चुनाव हारे हैं, वो कोई सवाल करने वाला है क्या? कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सवाल करेगा निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस में कोई गांधी परिवार के खिलाफ बात कड़ी करेगा तो बाहर कर दिया। हिम्मत है किसी की राहुल गांधी के लिए बोले? राहुल गांधी के कुत्ते के साथ में बिस्कुट खा लोगे तो पार्टी में रहो, नहीं खा सकते उस प्लेट से तो भाग जाओ। तो अब अगर ऐसा है तब तो अलग बात है, जिनको इन सब चीज़ों में कर सकते हैं, सह सकते हैं।
लेकिन जो नहीं कर सकते हैं भाजपा में, जैसे स्वाभिमानी लोगों की पार्टी है, और कुल मिलाकर देखो हमारी बात कहने की स्वतंत्रता तो है, बट ठीक है, हर आदमी को कंप्यूटर तो है नहीं। अगर आदमी एक 100 काम अच्छे करता है तो एक आध काम उससे गलत होते भी हैं, वो भी जाते होंगे, या कोई एक आध गलती उससे होती ही होगी। तो कुल मिलाकर अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती में को अगर बता देना, इसको अगर लोग कोई मानते हो मतभेद है, जी। तो ये मतभेद नहीं कहा जाएगा, ये मतभेद नहीं है, ये अपनी बात कहने का अधिकार है, हमारी वैचारिक स्वतंत्रता है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। मर्यादा में रहकर अगर चीज़ें हो रही हैं तो नहीं होती हैं तो आप देखते हो, पार्टी संज्ञान लेती है, पार्टी कार्रवाई करती है, कोई भी कितना भी बड़ा हो। तो आपके हिसाब से पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मतभेद नहीं चल रहा है? नहीं, बिल्कुल 100%। देखो, जब हमने क्या कहा कि हम लोग विचारों के लिए काम करने आए हैं, हम लोग आपस में लड़ने नहीं आए हैं, किसी को सत्ता का शौक नहीं है। जी। आप देखो, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, क्या किया सत्ता के लिए। आप जिससे पहले पूर्व में जो भी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी के रहे, आप देखो अरबों खरबों, किसी ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी ने साउथ अफ्रीका में खरीद ली, कोई ऑस्ट्रेलिया में खरीद लिया, कोई किसी ने किसी के इतने फार्म हाउस, किसी के इतने करोड़ की प्रॉपर्टी, संपत्ति, बेनामी संपत्ति, बड़ी बड़ी कोठियाँ। बताओ मोदी जी की कितनी कोठी हैं, बताओ योगी जी की कितनी कोठी हैं। मिलेगा कोई ऐसा मुख्यमंत्री कि जिसकी बहन आज भी चाय की दुकान पे चाय बना के बेचती है? मिलेगा कोई ऐसा प्रधानमंत्री जिसका माँ 10x10 के कमरे में ही आखिरी तक रही? मिलेगा कोई ऐसा बना जिसका भाई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालता हो, भाई पतंग बेचता हो? तो ये देखो, ये त्यागी तपस्वियों की पार्टी है, और ये देश राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। उन्हीं में से जो श्रेष्ठ होता है वही आकर यहाँ नेतृत्व करता है। बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आपको टाइम मशीन दे दी जाए या कुछ शक्ति दे दी जाए जो आप अपने कोई हिस्ट्री में कुछ सही कर सकते हैं, अगर आप कुछ करना चाहें जो वहाँ पर गलत हुआ हो? जो अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को जो उथल पुथल किया, और जो उस समय पर ये मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हमारे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, अगर मैं टाइम मशीन में जाने का मौका मिले और कुछ करने का अवसर मिले, तो शायद कोशिश करूँगा कि वो विश्वविद्यालय जो हमारे जल गए, जो हमारा ज्ञान विज्ञान इतिहास सब नष्ट हुआ, तो उसको बचा लूँ। और जो अंग्रेज़ों ने जो गुमराह हमारे कर दिया, हमारे शास्त्रों को, हमारे जो कहीं ना कहीं इतिहास को जो तोड़ मरोड़ दिया, जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ दिया, जो गुमराह कर दिया, और जो जातीय विखंडन कर दिया, जी। इसको तो आप ठीक करना चाहेंगे? ठीक करना चाहेंगे। अभी जल्दी में एक नया त्रिपाठी जी का केस आया कि आपने जान से मारने को धमकी दी है। क्यों देंगे? कौन सा मेरा भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सा मेरा खेत उन्होंने जोत लिया? उन्होंने आज तक जितने भी हमारे पास में मैसेज किए होंगे उन्होंने किए होंगे, मैंने कभी कोई मैसेज नहीं किया उनको। और जो भी बात हुई होगी वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी संबंधित हुई होगी, या इनके व्यक्तिगत कामों के संबंध में हुई होगी। तो काफ़ी सारे जब से भी हुई है, जो कुछ भी है वो सब कुछ है ये दादा चरण स्पर्श। कि मैं इसको पैर नहीं छूने देता, मैं इसको अपनी बहन मानता था, बहन बोलता था। लेकिन अब क्या करे, जीवन में रिश्ते, अब जब बुआ का ही रिश्ता कलंकित हो गया, आप सबने देखा, तो रिश्तों का फिर अर्थ कहाँ रहा। तो इसलिए अब इस पर ज़्यादा चर्चा हो, वो विषय है नहीं। उसको तो मोहरा उसके ससुर ने बनाया, इसका ससुर अपराधी है, और उसका बड़े कई थानों में जो 420 के मुकदमे हैं, माफिया अनुपम दुबे का गुर्गा है, उसके साथ में इसने एक ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। वो गरीबों की ज़मीन थी, वहाँ के अनुसूचित वर्ग के लोगों की ज़मीन थी। वो 45 बीघा ज़मीन है और करोड़ों की ज़मीन है। तो वो किया है, और इस बेचारी को उसने अपना मोहरा बना दिया है। आपसे इससे कोई लेना देना, कोई रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है? कोई मतलब मेरा क्या नहीं, आप बताओ ना, इसने क्या मेरा लिया, क्या मेरे साथ किया? हमने बोला ना, ये मेरे पैर छू दिए थे, मैंने इसको छूने नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ बहन से पैर नहीं छुए जाते, उल्टे पैर छुए जाते हैं बहन के। पूछ लेना कभी मैंने इससे पैर छूने दिए अपने इसको। तो अपनी छवि खराब करना चाहती है बेसिकली। अब किसी की खराब कर देने से छवि कोई खराब हो जाती है क्या? बिल्कुल, खराब तो ऐसे नहीं हो जाती।
अखिलेश यादव जी ने मीडिया पे आपके लिए कहा था कि जो खैनी खाकर बोलते हैं इसलिए लोग सभा में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। नहीं, इन्होंने खैनी नहीं बोला था, इन्होंने पान मसाला बोला था। जी। तो जब इन्होंने पान मसाला बोला था तो इन्होंने कहा था कि पान हमारे कल्चर में रहा है, आज भी पूजा में प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है। पान में सुपारी पड़ती है, कत्था पड़ता है, इलायची पड़ती है और लौंग इत्यादि कन्नौज के सुगंध इत्र पड़ते हैं। और पान खाते हैं ना, तो आप देखो ना, तो एक पिक्चर में गाना था, खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद कल का ताला। तो हमने कहा पान खाकर है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वृद्धि होती है, दिमाग खुलता है लेकिन वोदका पीने से बंद हो जाता है। वोडका पीने से बंद हो जाता है। आप पर ये भी इल्ज़ाम लगाने का कि आपने विकास के नाम पर सिर्फ बातें करते हैं, ना ही कॉलेज बनवाए हैं, ना ही हॉस्पिटल, इत्र पर अभी तक कोई पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ है। देखो कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी कन्नौज के सांसद हैं, जी। ठीक, और अभी सांसद बने हैं। अखिलेश जी ने कौन सा भी यहाँ के ऊपर काम करा दिया? किस काम की यहाँ के ऊपर घोषणा कर दी? अखिलेश जी तो संसद में सत्र निकल गए, इसके अंदर बजट सत्र था, प्रमुख सत्र था, एक डिमांड भी कन्नौज के लिए किए क्या? आप देखो, और यही नहीं, चौथी बार शायद सांसद चुने गए हैं कन्नौज से। चारों बार में बताओ, एक बार भी कन्नौज के लिए कुछ मांगा संसद में? कोई डिमांड किए? डिम्पल जी ने किया, इससे पूर्व सांसद रहे, उन्होंने किया? कभी नहीं किया। मैंने कन्नौज के लिए हर चीज़ की डिमांड संसद में की, आप उठाकर देख लो। और इसके बाद मैंने क्या किया, सांसद रहे थे, उन्होंने ये स्कूल नहीं बनाया, विद्यालय नहीं बनाया, तो चलो देख लो, शायद अखिलेश जी बना देते हैं, वो भी सांसद हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि एक सांसद की तुलना मुख्यमंत्री से की गई। सांसद का काम होता है प्रधानमंत्री बनाना, सांसद का काम होता है अपने क्षेत्र की समस्याओं को ले जाकर संसद में रखना। सांसद कोई वित्तीय पावर नहीं होती है कि कहीं के ऊपर स्कूल बना देगा, कहीं रोड बना देगा, कहीं कोई यूनिवर्सिटी ले आएगा, कहीं इंडस्ट्री ले आएगा। सांसद के पास कोई वित्तीय पावर नहीं होती है, वित्तीय पावर मुख्यमंत्री के पास में होती है, वित्तीय पावर संबंधित मंत्रियों के पास में होती है। तो कुल मिलाकर उससे जोड़ा गया कि भाई अखिलेश ने ये करा दिया, वो करा दिया, तो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करा दिया। अब अखिलेश जी कन्नौज के सांसद हैं, बताओ क्या करा दिया, या अभी देखते हैं क्या करा देंगे। प्रदेश में युवाओं का बढ़ती जो रोजगारी है उनके बारे में कुछ बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखो, जो बेरोजगारी है उसको, बेरोजगारी को सही दिशा देना। सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, तो नौकरी नहीं दी जा सकती, उनको रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हों? तो सबसे पहले वो उनको कुछ कामों की ट्रेनिंग दिलाई जाए। तो आपने देखो, कौशल विकास की योजना सरकार ने बनाई है, और कितने सारे कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं। तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग देकर युवा को उस ओर लेके जाना, और फिर उसके बाद यदि वो अपना कारोबार करता है, मसलन कोई ब्यूटी पार्लर का काम सीख गया, अब ब्यूटी पार्लर काम तो सीख गया, लेकिन ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है, सरकार से लोन ले लो। कोई अच्छा हेयर सैलून खोलना चाहता है, काम सीख गए, सरकार से लोन ले लो। उन्हें मिट्टी के बर्तन के कुछ काम करना चाहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना चाहते हैं, कारखाना लगाना चाहते हैं, सरकार से पैसा ले लो। उन्हें मोची का अच्छा काम जानता है और बढ़िया जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री डालना चाहता है, लोन ले लो, ना काम करो, ट्रेनिंग करो। उन्हें अगरबत्ती का काम करना चाहते हैं, ये काम, मतलब कितने सारे कामों की ट्रेनिंग, और उसके बाद में ट्रेनिंग के साथ साथ उसके लिए उनको रोजगार, मतलब व्यापार करने के लिए लोन उपलब्ध कराना। ये सरकार को ये पूरी योजना दे रही है, सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि लोग, देखो नौकरी, मैंने फिर वही बात कर, नौकरी कितने प्रतिशत लोगों को दी जा सकती है? तो एक के ऊपर एक नौकर तो नहीं लगा दोगे आप। बिल्कुल। कि यदि देश की आबादी 140 करोड़ है तो 70 करोड़ लोगों को नौकर बना दो, 70 करोड़ लोगों का, वो तो संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि लोगों रोजगार कैसे मिले, तो लोग नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, ये सरकार की योजना है, और इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और चूंकि भारत सबसे बड़ी बाजार भी है दुनिया की, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना। तो आप देखो, प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं आत्मनिर्भर भारत, तो जब आत्मनिर्भर भारत अगर बात करते हैं तो उसका उद्देश्य ही है ये।
अभी ओलंपिक ख़त्म हुए हैं, इस बार देश में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, और मेडल भी लेके नहीं आ पाई। देखो कुल मिलाकर आप एक बात बताओ, 2014 से पहले हमारे खिलाड़ियों के लिए क्या योजना थी सरकार की? सरकार खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन देती थी? मैंने हम सब ने सुना है, देखा है कि हमारे खिलाड़ियों के पास में एक जोड़ी अच्छे जूते नहीं होते थे। कितने ही खिलाड़ी जो हम ओलंपिक में अच्छा खेल कर आए, उनने कितना उनका जीवन आखिरी टाइम कितना एक तरीके से गरीबी में उनका जीवन व्यतीत हुआ। तो कोई कभी प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया, कुछ काम ही नहीं किया गया उनको। वो खेलें, आगे बढ़ें, उसको लेकर उनको अच्छे कोच, उनको सारी सुविधाएं, पैसा, कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। लेकिन इस बार देखो मोदी जी के आने के बाद से चीज़ें धीरे धीरे सुधरी हैं, और धीरे धीरे सुधरी हैं तो पहले की अपेक्षा हमारे परफॉर्मेंस भी बढ़ रहे हैं। और ये दूसरी बार हॉकी जीत जाना, हॉकी का पदक लेकर आना, दूसरी बार ही क्या नाम भाला में भी पदक लेकर आना, और ये मनु भी देखो एक जीती गई थी, वो सॉरी क्या नाम उसका, विनेश। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है, तो परफॉर्मेंस तो बार बार परफॉर्मेंस को दोहराना, तो ये कहीं ना कहीं ये इस खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने से ही तो संभव हुआ है। बिल्कुल। तो आज हमारी सरकार ने जिस प्रकार से खेलो भारत के तहत, खेलो इंडिया के तहत एक ढेरों सारे कार्यक्रम और बहुत सारा जिस प्रकार से पैसा दिया है, तो इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा तो ज़रूरी कि अब शुरुआत हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है, बिल्कुल आपके हिसाब से ग्रोथ करा है पहले से भी? तो बिल्कुल नहीं, अब सबको दिखता है भाई। हमने कहा ना कि पहले का अंतर आज के अंतर में कितना बड़ा अंतर है। पहले खिलाड़ियों को क्या होता था, आज खिलाड़ियों को कितना सारा प्रोत्साहन मिलता है, आज उनको खेलने की प्रेरणा मिले। आज खेल भी एक तरीके से पहले उन्हें वो होता था ना कि खेलोगे तो क्या है, कुछ नहीं, तो आज नहीं, खेल से भी हम अपना जीवन, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज वो एक तरीके से सरकार वो माहौल बनाने में कामयाब हुई है। तो अब धीरे धीरे लोगों का खेलों के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है, लोग खेलों की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। एक प्रश्न है, हमारे जो नए नौजवान युवा लोग हैं, वो आपके जैसे राजनीतिक में आना चाहें और एक बेहतर राजनीति कैसे कर सकते हैं, आप कुछ बताइए पॉइंट्स। देखो, राजनीति के 3 प्रकार हैं, फैशन, प्रोफेशन और मिशन। जी। ठीक है, तो फैशन में होता है ना कि हमने स्कॉर्पियो खरीद ली, तो 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा बना लिए, घर में एक राइफल रखी है, लेकर पीछे बैठ गया, वो हम नेता बन गए, वो घूमने लगे, टिकट मांगने लगे। तो ये होता है फैशन। और एक होता है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है कि हमने नेता बन गए और हमने चलो तुम्हारा ये काम करा देंगे, चलो तुम्हें सांसद जी से मिला देंगे, उन्हें चलो विधायक जी से मिला देंगे, तुम्हारा ये काम वो काम, वो अपने 4 पैसा पैदा कर लेना। या हम विधायक भी बन गए तो उन्हें ये ज़मीन कब्जा कर लेना, उसका यहाँ से पैसा ले आओ, उससे वसूली कर लाओ, ये करो वो, तो वो काम। तो ये होता है प्रोफेशन, मतलब फैशन, प्रोफेशन माने व्यापार। और तीसरा होता है मिशन। नहीं, हमें हमारे विचार के साथ रहना है, हमें हमारे विचार के लिए काम करना है, और हमारा विचार जो गवाही देगा। तो हमारी राजनीति में हमारा विचार क्या गवाही देता है? हमारा विचार गवाही देता है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, माने जो समाज में के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, वो किस जाति का है, किस समुदाय का है, नहीं देखना है, उसको विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा करना है, हमें उसके लिए काम करना है। तो वो जब विचार से हम कनेक्ट होते हैं कि हमें हमारे देश के लिए काम करता है, हमें हमारे देश को, अब जैसे मोदी जी का उनका क्या है एक मिशन, उनके हमें देश को विकसित देश बनाना है। तो देश के लिए, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो ये होता है मिशन। तो अब आपको 3 प्रकार के लोग मिल जाएंगे जी। तो, और ये भी नहीं कि कोई एक दल में मिल जाएंगे, अलग अलग दल में भी मिल सकते हैं। तो मेरा मतलब है, लेकिन लोगों की अपने जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो उसके हिसाब से काम करता है। मैं अपने मिशन के लिए काम करता हूँ। अभी एक दुखद घटना हुई है बंगाल में, जहाँ पर हॉस्पिटल में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और इसके बाद अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या बोलेंगे इस पर? देखो, जहाँ पर वोट बैंक आता है, जब वोट बैंक की राजनीति आड़े आती है, तो वोट बैंक में फिर कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ वोट दिखता है। तो उनको तो वोट दिखता है, और वोट बैंक बनता कैसा है? तो बनता वोट बैंक ऐसा है कि दुर्भाग्य इस देश में, खासकर मुस्लिम समाज को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ
अराजक तत्वों ने, कट्टरपंथियों ने और आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों ने इस पूरे समुदाय को कहीं ना कहीं दबा लिया है। अब इस समुदाय के अच्छे लोग, भले लोग जो चाहते हैं खुशी पूर्वक जीना चाहते हैं और लोगों के साथ में घुल मिल कर रहना चाहते हैं, लेकिन वो इनके खिलाफत नहीं करना चाहते हैं, इनके खिलाफ नहीं आ सकते हैं। वो चूँकि इनसे दबे हैं, पता नहीं डरते हैं या इनका मुक्त समर्थन करते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक इस प्रकार के तत्वों का ये लोग समर्थन करते रहेंगे, तब तक चीज़ें निश्चित रूप से ठीक नहीं हो सकती। समाज में महिलाओं सुरक्षित नहीं है, क्या कारण है? केस दिन पे दिन बढ़ते भी जा रहे हैं, राजनीति संरक्षण है या कुछ? देखो, ये एक प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति कहाँ से आई? ये प्रवृत्ति पुरुषवादी सत्ता की है। तो ये पुरुषवादी सत्ता कहाँ है? ये पुरुषवादी सत्ता भारत की संस्कृति में नहीं है। ये पुरुषवादी सत्ता, ये जो पाश्चात्य बाहर से आई संस्कृतियाँ जो हैं, वो चाहे वो अंग्रेज आए हों या उससे पहले ये इस्लामिक, ये मुस्लिम, ये क्या नाम, ये मुगल आए हों। तो ये जो प्रवृत्ति आई है, ये कहीं ना कहीं पुरुषवादी सत्ता है और इनके यहाँ महिलाओं का कोई स्थान नहीं। हमारे यहाँ महिलाओं को बराबर स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ यदि देवता की पूजा हुई है तो देवी की पूजा भी हुई है। माता गौरी का हम लोग यदि पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की भी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग शंकर जी की पूजा करते हैं तो माता पार्वती को भी पूजते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य, हम नवदुर्गा का भी पूजन करते हैं और हम सावन का भी महादेव का पूजन करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई अंतर हमारी संस्कृति में नहीं है, बराबर का अधिकार मिला है। और आप देखो, महापुरुष अगर हुए हैं तो महापुरुष महिलाएं भी हुई हैं और एक नहीं अनेकों हैं। तो ये बलात्कारी जो प्रवृत्ति है जी, ये जिसको हम कहना चाहिए ये महिला के साथ में और इस तरीके का, तो ये प्रवृत्ति जो है ये हमारे देश की नहीं है, ये हमारे देश के बाहर से आई और जैसे भी हो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में प्रवेश की है। तो कुछ लोग उसमें, हमारे यहाँ भी कुछ राक्षस ऐसे पैदा हुए हैं कि इससे राक्षसों का नरसंहार ही होना ही चाहिए। और आप देखो, हो भी रहा है, सरकारें अब इसमें कठोर हो रही हैं, कानून कठोर हो रहा है। अच्छा, ऐसा कोई वाक्य आप बताना चाहेंगे अपने जीवन से रिलेटेड जो अभी तक किसी को पता नहीं है? फनी मूवमेंट ऐसा कुछ राजनीति से रिलेटेड, या इससे पहले आप जब राजनीति में नहीं? अब देखो, ऐसा कुछ है जो मेरा तो जो बताने वाला है सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और बाकी जो नहीं बताने वाला है तो भैया कोई नहीं बताता है किसी को नहीं बताता है तो और कैमरे पे तो कैसे बता सकता है कोई। तो इसलिए खैर, कुल मिलाकर आप देखो, मेरा तो सार्वजनिक जीवन है, सब खुली किताब है, जो है सो सबके सामने। अब हम लोग एक गेम खेलेंगे, रैपिड फायर। मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपको तुरंत ही बताने हैं। मोदी जी या योगी जी? मोदी जी। आरएसएस या बीजेपी? आरएसएस। अखिलेश या राहुल? कोई नहीं। एक बताइए, आपको तो सब। कोई नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल भी। राजनीति या व्यवसाय? फिलहाल तो राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अब मेरी तो दोनों ही हुई है, दोनों ही कह सकते हैं। दोनों कैसे, थोड़ा सा बताइए। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। आपकी पसंदीदा कोई किताब? अब वैसे तो हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन एक हमको जो सबसे प्रभावशाली किताब लगी, जिसने हमको बहुत कुछ मैंने समझा है, तो मैंने सावरकर जी की कई पुस्तकों को पढ़ा है। सावरकर जी को? हाँ, तो उससे मैंने बहुत कुछ चीज़ों को समझा है, खासकर चाहे उनका 1800 जो स्वतंत्रता समर हो, या उसका भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ हो, या उनका एक मोपला, एक उनका उपन्यास है। उससे बहुत सारी किताबें, पुस्तकें हमने उनकी पढ़ी हैं और हमने और भी कई लेखकों को पढ़ा है। लेकिन जो कुछ सीखने को, जो जिसने मुझे प्रभावित किया,
वो सावरकर की। पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री? अब अभिनेता हमें जो पसंद था उसका नाम अब हम सबके सार्वजनिक लेना नहीं चाहते, क्योंकि अब उससे धीरे धीरे घृणा हो गई है। अभिनेत्री तो समय समय पर अलग अलग चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मैं यहाँ छोटा था तो मुझे जूही चावला पसंद थी, और उसके बाद में फिर जब मैं कॉलेज टाइम पे आया तो मुझे प्रीति जिंटा पसंद थी, और उसके बाद में फिर उसके बाद कोई मुझे खास एक्ट्रेस अभी तक लगी नहीं। तो अभी फिलहाल आपकी कोई पसंदीदा अभिनेत्री नहीं है? अभी फ़िलहाल नहीं। मूवी वगैरह देखते हैं भैया? खूब शौक़ है, जब भी समय मिलता है देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं, और नहीं जाते हैं तो टीवी पर देते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। OTT प्लेटफॉर्म कौन सा पसंद है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं, Amazon और हम तो Netflix? मूवीज़ देखते हैं, फिर हम सारे खोल खोल के देखते हैं, किसी की कोई एक मूवीज़ अच्छी लगती है उसको देखने लगते उसको हैं। देखने लगते ऐसा कोई नहीं कि हम पर्टिकुलर कोई हमें पसंद हो। अच्छा अच्छा। अब पसंदीदा कोई टूरिस्ट प्लेस आप जो आपकी पसंदीदा हो ऑल ओवर वर्ल्ड में? ऑल ओवर वर्ल्ड में हम मॉरिशस गए थे, हमें मॉरिशस बहुत अच्छा लगा, और मतलब वहाँ की सामने का ना मुझे समुंदर पसंद है, तो मॉरिशस के किनारे का समुद्र, वहाँ की जो समुद्र की जो लहरें। तरीके से लहरें के साथ साथ वहाँ सफाई, जो साफ़ सफाई है, और इसका पानी भी वहाँ का बहुत साफ़ है, मुझे अच्छा लगा। वो आपको फेवरेट? अभी तक जहाँ 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 अभी ड्रीम कंट्री आप जहाँ जाना चाहते हो अभी तक गए नहीं है, भविष्य में कभी जाना चाहें? देखो, हमने कहा ना हम तो पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं, और मैंने अभी अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका ही नहीं गए हम अभी तक। तो हम लंदन जाना चाहते थे, खैर वहाँ वही आए हैं, कई कंट्रीज़ हो आए हैं, लेकिन अभी तो हमने कहा ना हम पूरी दुनिया ही जाना चाहते हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं। कैरेबियन कंट्रीज जाना चाहते हैं? तो अब देखो, यूरोप में कहीं गए हैं आप? हाँ गए ना, हम तो लंदन गए हैं, और मतलब अच्छा अच्छा। हाँ UK गए हैं। अच्छा अच्छा। राजनीतिक कुछ यादगार क्षण हैं जो वो बताना चाहें? कोई मूवमेंट किसी नेता के साथ में आपका रहा हो, या कोई किसी जनता के साथ रहा हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा हमेशा ये पल आपको हमेशा मतलब याद रहता हो? देखो, जब हम लोग 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तो 2014 के चुनाव में हुआ कि हमने नरेंद्र मोदी जी की रैली हम लोगों ने मांगी थी, और उसके बाद में हमसे वो बोला गया था कि मोदी जी की रैली मिल गई, तो हम लोगों ने आपस में सब लोगों ने चर्चा भी हो गई थी कि मोदी जी की रैली हो रही कन्नौज में। फिर अंतिम क्षणों में मोदी जी की रैली हमारी कट गई, तो मोदी जी की रैली कट गई तो उसके बाद में बड़ा ही गुस्सा हुआ आई हम लोगों को। फिर हम लोगों ने किस तरीके से रैली नहीं, फिर एक आखिरी के दौर पर अमित शाह जी की रैली एक मिल गई, अमित शाह जी की रैली कराई। अमित शाह जी काफ़ी लेट आए, और उस रैली के लिए हमें शहर में कोई स्थान नहीं मिला, और जब स्थान नहीं मिला हम लोग दूर खेतों में एक सभा हुई थी, तो लेकिन उस समय पर एक जुनून था युवाओं में, यूथ ही था मेरे साथ में उस समय पर, तो और सारा यूथ वहाँ के ऊपर इकट्ठा था, हम लोग करीब 25-30 हज़ार लोग वहाँ के ऊपर इकट्ठे थे। टाइम बहुत गर्मी थी जी। और उसके बाद भी आकर उन्होंने जब देखा तो हुआ ये कि उनको लोगों ने किसी तरीके से पार्टी में कुछ लोगों ने गुमराह, होता ना कि पार्टी में बहुत से लोग अपने विरोध के भी होते हैं, सारे आपके सपोर्ट के तो होते नहीं है। अब आदमी क्या है कि आप उसको कुछ भी बोलो तो बोलते 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 तो वो वही सुनने लगता है, उसको वही दिखने लगता है। तो उनको डाल दिया कि तो लड़ ही नहीं रहा है, तो लड़ ही नहीं रहा है, तो ये बात उनके दिमाग में पड़ गई। तो उन्होंने जब यहाँ से आया देखा, उसके बाद में जब उन्होंने चीज़ों को समझ में आया तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत तो जब लड़, मुझे तेरे जैसे लोग पसंद हैं। तो वो कुल मिलाकर वो एक ऐसा पल था कि मुझे पहली बार एक किसी नेता ने मुझसे इस प्रकार का कहा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो एक जो भाव आता है उसके बाद तो फिर आदमी कुछ भी कर गुजर जाता है। तो कम से कम ये तो लगता है कि नहीं यार, मेरे बाद कोई तो है ना जो मेरी चिंता करेगा, तो मेरी चिंता कर लेगा। अगर हम नहीं भी होंगे तो मेरे परिवार की चिंता कर लेगा। तो वो जब भाव आता है तो फिर आदमी कहीं से भी कुछ भी कर गुजर जाता है। तो वो पहली बार एक एहसास हुआ था कि किसी एक नेता ने मुझसे ये बात कही कि तू चिंता नहीं कर, मैं। आपकी जो पसंदीदा घड़ी है वो कौन सी है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पसंदीदा कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी बांध लेते हैं। तो कोई पसंदीदा घड़ी कंपनी हो जो आप भविष्य में लेना चाहते हो? नहीं, ऐसा मेरा कोई जनरल शौक नहीं। एक हम लोग गए थे तो हम तब एक बार खरीदे थे, हम लोग जब बिजनेस किया करते थे उसी कौन सी है आपकी ये? दुबई गए थे तो वहाँ से लाए थे रोलेक्स। अच्छा, रोलेक्स।
इत्र या प्रीमियम परफ्यूम? नहीं, हमको इत्र पसंद है, और जो इत्र है वो कभी कोई भी परफ्यूम उसका स्थान ही नहीं ले सकता, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। मोदी जी का 2019 का वाला कार्यकाल या 2024 वाला कार्यकाल? देखो, मोदी जी के सारे कार्यकाल ऐतिहासिक हैं। हमने कहा ना, 2014 से 2019 तक जिस प्रकार से देश के बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए काम हुआ, और 2019 से लेकर और 2024 तक जिस प्रकार से देश में चाहे पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ, और एक तरीके से पूरी तरीके से 10 सालों में समाज के हर वर्ग को छूकर और देश को सशक्त बनाने का काम मोदी जी ने किया है। तो हर काम, और कितने ही सारे उलझे हुए मुद्दे जो हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ के चले जाते थे। मेरे बाबा की इच्छा थी कि धारा 370 उनके सामने हट जाती, नहीं हटी, चले गए। राम मंदिर उनके सामने बन जाता, नहीं बना, चले गए। पिताजी भी चले गए, लेकिन मेरे सामने वो चीज़ें सुलझ गई। कम से कम हम लोग अपनी अगली पीढ़ी को तो छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो ये इतने गंभीर मुद्दे और ऐसे आवश्यक मुद्दे हल हुए हैं कि जिनके लिए मोदी जी को याद किया जाएगा। भारत की अपनी संसद जी। भारत की प्राचीन संस्कृति के आधार पर बनकर तैयार हुई। ये स्वाभाविक है कि दोनों कार्यकाल एक अद्भुत हैं, निराले हैं, और ये जो कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, यह ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से आज तक, ये मोदी जी का सौभाग्य है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो पूर्ण बहुमत से, लगातार मुख्यमंत्री रहे तो पूर्ण बहुमत से, पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, और दूसरी बार भाजपा को उससे ज़्यादा बहुमत मिला, और तीसरी बार हमें बहुमत से हम कुछ कम रह गए। तो लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि मोदी जी को चला नहीं पाएंगे, कोई का मोदी जी बन नहीं पाएंगे, मोदी जी चला नहीं पाएंगे, तमाम सारी बातें तो चलाई, और बगैर दबाव के चलाई जी। और सरकार तो ये लग रहा है कि मुझे तो लोग आपस में चर्चा करने लगे हैं कि मोदी जी पहले दूसरे से ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं। ये चल रहा है। 3 तलाक पे कुछ शब्द बोलना चाहें आप? देखो, 3 तलाक पे मेरा सिर्फ एक कथन है। हमने कहा ना कि मुसलमान समाज को कट्टरपंथियों ने, आतंकवादियों ने, और कहीं ना कहीं इस गंदे प्रवृत्ति के लोगों ने दबा के रखा हुआ है। मेरे पास कितनी महिलाएं आई, जी। और उनको जब मैंने सुना कि उनको जो 3 तलाक के बाद में उनका दुख जो है, उनके साथ साथ उनके परिवार का दुख है, और तब जब परिवार गरीब होता है, जिसके लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना कठिन होता है, उसके ऊपर जब परिवार में उसकी लड़की आ जाती है और लड़की के साथ में कोई बच्चा आ जाता है, वो 3 तलाक से पीड़ित होती है, तो वो दर्द क्या होता है वो शायद वही महसूस करता है, दूसरा कोई उसको महसूस ही नहीं कर सकता। जी। कहते हैं ना, उन्हें जिसके पाए नहीं बीमाई वो का जाने पीर पराई। वो दूसरे का दर्द कोई समझ नहीं सकता है। दर्द तो जिसको है, दर्द का एहसास उसको ही होगा। तो वो 3 तलाक का दर्द वही समझ सकता है जिसके ऊपर 3 तलाक की बीतती है। बड़े लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस गरीब से तो पूछो जाके ना। तो जिसने अपनी बेटी की शादी कैसे की होगी, कैसे उसकी शादी की होगी, उसके बाद उसको जब तलाक हो गया और 3 तलाक के बाद में उसका जो जीवन चल रहा है, तो ये एक कुरीति है ना। और ये कुरीति हमने कही ना कि पुरुष प्रधान सत्ता, उसके कारण से ये कुरीति है, और इस कुरीति को कुचल जाना चाहिए था। हमारे समाज में भी तो थी कुरीतियाँ। हमारे समाज में सती प्रथा हुआ करती थी कि कोई यदि व्यक्ति खत्म हो जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। इतना शोर किया जाता था कि उसकी चीखें वो जलती रहे, बांस में उसको बांध के जलाया जाता था कि बाहर ना निकल पावे, और उसकी चीखें इतनी मतलब इतना शोर मचाते थे कि उसकी वो चिल्लाती रहे और उसकी चीख बाहर किसी को न सुनाई जाए, और उसको जिंदा फूंक दिया जाता था। लेकिन हमारे समाज ने उसको दूर किया कि नहीं किया? हमारे समाज ने बाल विवाह जैसी प्रथाओं को दूर किया कि नहीं किया? तो जब हिंदू इस देश के अपनी प्रथाओं को, ये कुप्रथाओं को दूर कर सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं देते हैं। तो ये जो सब है ना, तो उसको ही हम लोग, जब हर नागरिक बराबर है, सबको बराबरी का अधिकार है भारत में, तो सबको बराबरी का अधिकार है तो सबके लिए कोई अलग अलग कानून नहीं हो सकते ना।
जैसे 3 तलाक का कानून आया है, जो अधिकार हिंदू महिला का है वही अधिकार भारत के संविधान में मुस्लिम महिला का भी है। इसलिए देखो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको उसी हिसाब से दिया। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए शरिया है। तो मैं शरिया तुम्हारी संविधान से बड़ी हो गई? अगर शरिया संविधान से बड़ी हो गई तो जरा जवाब दो राहुल गांधी, तो संविधान की प्रति हाथ पे लिए घूम रहे थे। अखिलेश यादव बताओ, बोलो, मुसलमान पूछो कि शरिया बड़ी है संविधान बड़ा है? ये सुप्रीम कोर्ट का रूल मानोगे तलाक पर, 3 तलाक पर, कि शरिया का मानोगे? जवाब तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर सरकार में होती तो संविधान को यही बदल देते। बदला था इन्होंने सामानो केस में, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो भी यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार से एक 3 तलाक का एक मुकदमे में यही इसी प्रकार का आदेश दिया और उसने संसद के भीतर से और कानून को बदल दिया। माने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को उन्होंने पलट दिया कि नहीं, इस शरिया के आधार पर माना जाएगा, ये मुसलमानों का है। तो संविधान पर वरीयता शरिया को किसने दी? यही देश को समझने की आवश्यकता है। आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें हिंदू सुब्रत पाठक लिखा है, इस हिसाब से आप हिंदू की राजनीति करते हैं? संगत को हम हिंदुत्व की ही राजनीति करते हैं, और जिनकी नज़रों में हिंदू की परिभाषा कुछ होगी, लेकिन मेरी नज़रों में हिंदू की परिभाषा वो यह है कि समुद्र में हिंदुकुश पर्वत से लेकर और सिंधु नदी तक जितना भी विशाल भूभाग है उसके ऊपर जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी जाति संप्रदाय का है, वह हिंदू है। क्या भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के नियमों का पालन नहीं करती है? अल्पसंख्यक नियमों का पालन नहीं करते तो आप बताओ कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या थी 23%। जी। भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या थी 7%। अल्पसंख्यक भारत में जो थे उनमें मैक्सिमम मुसलमान मान लो, 7% में 90% 95% तो मुसलमान ही थे। इसी प्रकार से जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे उसमें 23% में 90% से ऊपर तो हिंदू ही थे। ठीक जी। अब आज़ादी के आज कितने साल हो गए? 75 साल। आज़ादी के 75 साल में भारत में उस समय के जो 7% मुसलमान थे तो आज 20% से ज़्यादा हो गए। कितने गुना हो गए? 7 या 3 गुना। ठीक जी। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में 23% हिंदू कितने % होना चाहिए था? 3 गुना के हिसाब से कितना होना चाहिए था? अगर वो 3 गुना यहाँ बढ़े हैं मुसलमान तो वहाँ भी बढ़नी चाहिए। अगर वो यहाँ 7% से अगर 20% मुसलमान हो गए तो वहाँ 23% से कुछ ना होते तो 30 तो हो ही जाते। 23 आज 56 हम नहीं कह रहे, दुगने भी ना होते। यहाँ तो 3 गुने हो गए, वहाँ दुगने भी ना होते, लेकिन कम से कम जितने थे उतने तो बने ही रहते। कितने बचे हैं? पाकिस्तान में कुल 1% से भी कम आबादी आज हिंदुओं की बची है। आने वाले कुछ वर्षों में हिंदू एक चिड़िया थी, ये वहाँ कहानियों में पढ़ाया जाएगा। हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, कोई चिन्ह नहीं रह जाएगा। ये पाकिस्तान उस पाकिस्तान में जहाँ सिंधु नदी के तट पर हमारे वेद ग्रंथों की रचना हुई। बांग्लादेश, उसका विभाजन हो गया 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के समय 30% वहाँ के ऊपर हिंदू की जनसंख्या थी, और वो 30% हिंदुओं की जनसंख्या आज वहाँ के ऊपर महज 8% है। कहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार है? हिंदुस्तान में अत्याचार होता तो 7% अल्पसंख्यक क्या 20% होता? हमने हिंदुस्तान में हर मुसलमान को अपने गले लगाया। जी। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, हमने उसको भाई माना। जो बंटवारे के बाद यहाँ रह गया, उसके मस्जिद नहीं थी, गांव में चंदा देकर उसकी मस्जिद बनवा दी। उसकी बहू को अपनी बहू, उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसा माना। अब इन्होंने वहां क्या किया? इन्होंने वहां हमारी बहू बेटी के साथ में क्या किया, इस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारी पीढ़ियां समाप्त कर दी और हमारी संस्कृति को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया।
अमित जी के साथ में आपके राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध है? किससे? अमित शाह जी से। अरे नहीं, उनसे मेरे कोई संबंध नहीं भैया, वो हमारे नेता हैं, मेरा उनका बस इतना ही संबंध। कन्नौज में जो नवाब सिंह वाला केस चल रहा है, उसमें आपका भी उनके साथ फ़ोटो वगैरह हुई हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है कि फ़ोटो आया नहीं है या फिर राजनीति चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अब देखो फोटो, अब मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, वो भी कन्नौज के रहने वाले हैं। बट एक शिवपाल सिंह जी यादव जो नगर पालिका के कर्मचारी थे, चूँकि मेरी माताजी नगर पालिका के चेयरमैन भी रही हैं, उनका जवान बेटा ख़त्म हुआ था, जी तो उसी कारण से उनके यहाँ गए थे। तो मैं तो जात, मैंने कहा ना कि मैं तो हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, मैं तो कभी जात में बांट के देखता ही नहीं हूँ। जी और कभी कोई भी वोट हमको दे ना दे, लेकिन जब भी कभी यादव का झगड़ा यदि किसी मुस्लिम के साथ होगा तो मैं तो यादव के साथ खड़ा होऊंगा। मैं तो हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, बिल्कुल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे तो किसी को वोट दे या न दे, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरी माताजी जब नगर पालिका का चुनाव लड़ी थी तो मुझे एक एक यादव वोट, केवल ये 2-4 घर जो नेताओं के थे यादवों के, उनको छोड़ दो अगर, बाकी सारा वोट मुझे यादवों का कन्नौज में मिला था। मोदी जी की जो स्लोगन है, अब की बार 400 पार, में कि लोकसभा चुनाव में प्रॉपर तरीके से सीट प्राप्त नहीं कर पाई है। 2027 में विधानसभा चुनाव, आपको क्या लगता है जीत पाएंगे, जीत पाएगी विधानसभा? देखो, विधानसभा में अब चुनाव क्या होता है ना, हमने कहा ना कि ये जो देश का चुनाव था, अलग मुद्दों का वो चुनाव था, जी और ये चुनाव प्रदेश का चुनाव होगा। और प्रदेश का जब चुनाव होगा तो चेहरा कौन होगा, जी चेहरा सब सामने आ जाएंगे कि भाई कौन, भाई यहाँ तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट पड़ेगा। कौन मुख्यमंत्री ऐसा है कि जिसके समय पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, जिसके समय पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रह सकती है, जिसके समय पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसके समय के ऊपर कोई लूटपाट नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ऐसा शासन कौन दे सकता है? क्या समाजवादी पार्टी दे सकती है क्या? हम सब ने देखा रोज दंगे होते थे, क्या माहौल था। हम सब ने देखा कि आज जो कितने सारे ऐसे अपराधी, माफिया, गुंडे इस इंतजार में बैठे हैं कब समाजवादी पार्टी की सरकार बने। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता साथ में लेकर आएगी, और फिर उस अराजकता से कितना पीछे हम चले जाएंगे उसकी हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता प्रदेश के हित में वोट करेगी, और कभी समाजवादी पार्टी की सत्ता कोई लाना नहीं चाहता। क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, और क्या वो खत्म करना चाहती है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, ये एक तरीके का झूठ फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म कर देगी या भारतीय जनता पार्टी से संविधान को कोई खतरा है। देखो, बहुत स्पष्ट है, मेरा तो जितना मानना है कि संविधान और ये आरक्षण तभी तक है जब तक भारत में हिंदुओं की जनसंख्या है, जी और जब तक यहाँ के ऊपर हिंदू ताकतवर है, हिंदुओं के हाथ में सत्ता है, तभी तक संविधान का यहाँ पर पालन है, और जब तक संविधान का पालन है तभी तक आरक्षण की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको अगर तुलनात्मक यदि आप देखना चाहते हो तो इसको भारत के आज़ादी के साथ में हुए बंटवारे से समझना होगा। भारत का विभाजन हुआ, और जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय के ऊपर भी वही मीम और भीम चला करता था। तो वही उस आधार पर उस समय पर बड़े नेता हुआ करते थे अनुसूचित समाज के श्री जोगेंद्र मंडल जी। जोगेंद्र मंडल जी जिन्ना के अनुयायी हुआ करते थे, और जब वो जिन्ना के अनुयायी थे तो उस समय पर वो जिन्ना के साथ में थे, वो पाकिस्तान के समर्थक थे। तो वो पाकिस्तान के समर्थक थे, तो उनके मानने वाले, उनके अनुयायी, उनकी ही जाति के बहुत सारे लोग, ये जो बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, और इसके और आसपास के रहने वाले एक बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग 8 लाख से भी अधिक उनके अनुयायी उस समय के ऊपर, इनके कारण से वो पाकिस्तान में रुक गए, वो हिंदुस्तान नहीं आए। यदि वो चाहते तो वो हिंदुस्तान आ जाते, और शायद उस समय पर ये बांग्लादेश जो आज है वो अलग ही नहीं होता। तो वो कुल मिलाकर खैर वो उनके साथ चले गए, जबकि उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रोका भी था। उन्होंने उनसे कहा कि देखो, हमारी उनकी संस्कृति अलग अलग है, हम लोग उनके साथ, मुसलमानों के साथ हम लोग नहीं रह सकते, इस्लामिक देश में हम लोग नहीं रह सकते, आप मत जाओ, आप हिंदुस्तान में ही रुको। लेकिन उन्होंने शायद बाबा साहब की बात को ठुकरा दिया, बल्कि बाबा साहब से उन्होंने कहा कि नहीं, आप भी चलो मेरे साथ में। तो वो उन्होंने उनके साथ जाना पसंद नहीं किया, वो चले गए। और देखो, वो भी पहले कानून मंत्री बने पाकिस्तान के, और बाबा साहब भी पहले कानून मंत्री बने भारत के। तो बाबा साहब जब भारत के कानून मंत्री बने तो यहाँ पर अनुसूचित वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया। अब यहाँ पर यदि अनुसूचित वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया तो सबकी सहमति से ही तो दिया गया। जी बिल्कुल। तो उस समय पर केवल अनुसूचित वर्ग को आरक्षण दिया गया। उस समय ना सवर्णों को आरक्षण था और ना ही पिछड़ों को आरक्षण था, किसी को आरक्षण नहीं था, केवल अनुसूचित वर्ग को आरक्षण दिया गया। किसी ने विरोध नहीं किया, पूरे देश ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? कि हमारे भाई हैं,
ये हमारे भाई हैं, इनके साथ वास्तव में गलत हुआ है, और इनके साथ में जो गलत हुआ है, वो अन्याय हुआ है, उसको दूर करने के लिए इनको आरक्षण मिलना ही चाहिए, और इनको आरक्षण दिया गया। पूरे देश ने उस आरक्षण को एक्सेप्ट किया। लेकिन दूसरे उधर पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में वहाँ पर कानून मंत्री तो बन गए, आरक्षण तो छोड़ो साहब, सम्मान नहीं मिला, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं, आवाज़ उठाई तो उनको खुद अपमानित होना पड़ा वहाँ के कानून मंत्री को, और उसके बाद वो फिर वहाँ से आखिरी में दुखी होकर, पीड़ित होकर, और वो वहाँ से निर्वासित होकर हिंदुस्तान आ गए। और जब वो हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर गुमनामी की मृत्यु हुई उनकी, तो पाकिस्तान में और या आज का बांग्लादेश में रह गए कौन लोग हैं? ब्राह्मण नहीं हैं, सब भाग आए। छत्री नहीं हैं, सब भाग आए। सिंधी नहीं, छत्री थोड़े बहुत शायद हैं, सिंधी सब भाग आए, हैं नहीं। बनिया सब भाग आए, हैं ही नहीं। वहाँ रह गए, वहाँ कौन रह गए? बेचारे वही हमारे अनुसूचित समाज के लोग जो गुमराह करके, जिनको किसी को ज़बरदस्ती रोक लिया कि हमारे काम कौन करेगा, इसलिए नहीं आने दिया, और किसी को गुमराह करके नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हमारे मुसलमानों के साथ रहेंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए रुक गए। और फिर आखिरी में उनके साथ में क्या हुआ? आरक्षण तो छोड़ो, आज उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो गई है। हम बांग्लादेश का तो सार्वजनिक रूप से सब सामने ही अब तो आ गया है सबके। तो कुल मिलाकर मैंने इसीलिए कहा कि हिंदुस्तान में आरक्षण है, हिंदुस्तान में संविधान है, इसलिए है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के हाथ में सत्ता है, और यहाँ के ऊपर हिंदुओं की बाहुल्यता है। और जब तक बाहुल्यता है तभी तक यहाँ पर संविधान और यहाँ के ऊपर आरक्षण सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी क्या, कोई ताकत नहीं रोक सकता इसको। और लेकिन हाँ, मैंने जैसा उदाहरण दिया था कि संविधान को खतरा अगर कहीं है तो शरीयत से है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। आप लोग भी हमारे छोटे भाई आकाश का यह आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स, आप इन्होंने ये हमारे कन्नौज के बहुत प्रतिभाशाली युवा है, और इन्होंने एक अच्छी पहल यहाँ हमारे कन्नौज के लिए की है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे कन्नौज का हर जन बच्चा, और कन्नौजी नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी, इससे बहुत कुछ इनके इस शो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। इनके इस कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, लोगों से मिलने को, जुड़ने को अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो आप अधिक से अधिक लोग इनको फॉलो करिए, इनके साथ में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।